कोई किसी बॉर्डर पे किसान नहीं बैठा हुआ, सब छोड़ के चले गए हैं। की जानकारी में ना खनौरी बॉर्डर पर अभी भी किसान बैठे हैं। वही बॉर्डर पे बैठे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली बॉर्डर उनको आना तो जींद के रास्ते ही है, वो जाना चाहते दिल्ली है, अपना प्रोटेस्ट करना चाहते, फिर उनको क्यों रोक रखा है हरियाणा सरकार? नहीं, हरियाणा सरकार ने ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में मुद्दे बनाए जा रहे हैं। पिछले 1 साल से बैठे हैं सर, वो अभी 5-6 महीने हो गए। सारा मुद्दा पंजाब का था, हरियाणा का तो था ही नहीं। हरियाणा का किसान का कोई एजिटेशन नहीं था। उससे पहले भी तो आपके मुख्यमंत्री थे, मनोहर लाल जी थे, वो भी कर सकते थे। मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुद्दा तो नायब सिंह सैनी जी ने उठाया और मुद्दे को निपटाया। मेरे मुद्दे 3 ही होंगे, एक एजुकेशन होगा, एक हॉस्पिटल होगा और एक गौशाला होगी। जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। 2 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो टिकट की दौड़ में है खास तौर पर, वो लगातार अब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और पार्टी की तरफ से अपनी मजबूत दावेदारी लोगों के बीच में पेश भी कर रहे हैं। मेरे साथ जुलाना विधानसभा की अगर बात करें तो समुंदर लाठर है, जो कि बीजेपी की तरफ से टिकट की दौड़ में है और अब लोगों से भी मिल रहे हैं। खास तौर पर आज की इस वीडियो में हम जुलाना विधानसभा को समझने का प्रयास करेंगे और समझने का ये भी प्रयास करेंगे कि जुलाना विधानसभा में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है और पिछले 5 सालों में जुलाना जो है उसकी तस्वीर कितनी बदली और बदतर कितनी तस्वीर हो गई, क्योंकि काम नहीं हुए होंगे तो बदतर हुई होगी और काम अच्छे होंगे तो लाजमी है कि तस्वीर बदली भी होगी। डॉक्टर साहब, पहले हम जुलाना को समझने का प्रयास करते हैं। जुलाना जो है, जुलाना विधानसभा की सीट की बात करें, उसके अंदर कितनी खामियां हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जुलाना हरियाणा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। कारण उसका एक ही रहा है, जितने भी यहाँ विधायक रहे, जिन भी पार्टियों का राज रहा, किसी ने जुलाना के अंदर ऐसा कोई काम करने की कोशिश नहीं की जो वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। ना वहाँ इंडस्ट्री है, वो सिर्फ एक कृषि क्षेत्र है सारा का सारा। छोटी सी एक अनाज मंडी को छोड़ के वहाँ कोई व्यापार नहीं है और उसकी वजह से वहाँ का सारा युवा बाहर जॉब करने के लिए जाता है और उस क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया की बहुत भारी जरूरत थी। और ये चौधरी भजनलाल के टाइम में यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया आया भी था, जो कि बावड़ में शिफ्ट कर दिया गया। अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ होता तो आज जुलाना की तस्वीर और होती। जुलाना की अगर बात करें, आपने कहा कि कृषि क्षेत्र है जुलाना, वहां पर अगर किसानों की बात करें, वो सबसे ज्यादा किसान वहां है। लेकिन हाल ही में किसान आंदोलन हुआ, पार्ट 2 उसका चल रहा है, लोग बॉर्डर्स पर अभी भी बैठे हैं। आप भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्या उम्मीद, क्या कैसे लगता है जब किसानों के एरिया में आप वोट मांगने जाओगे जहां भाजपा की किसान खिलाफत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि वहां आपके सामने भी चैलेंजेस हैं, आपके सामने भी दिक्कतें हैं? जो किसानों के बारे में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो घोषणाएं अब की हैं, वो घोषणाएं नहीं की हैं, वो लागू कर दिया गया है। उनकी जितनी भी डिमांड थी, एमएसपी थी या कोई अपना ट्रैक्टर के बारे में बात थी या उनके ऊपर कोई केस थे, जो सब खत्म करके और 24 फसलों की एमएसपी हरियाणा के अंदर सबसे पहले हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी जी ने की है। किसानों का रास्ता तो अभी भी बॉर्डर पर है, किसान बैठे हैं, उनका रास्ता तो अभी भी रोका हुआ है। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, हरियाणा सरकार कह रही है कि यहाँ से आएंगे तो उनको शक है कि कहीं ना कहीं हुड़दंग हरियाणा में ना हो। नहीं, अब बॉर्डर पे कोई किसी बॉर्डर पे किसान नहीं बैठा हुआ, सब छोड़ के चले गए हैं और इलेक्शन से के दो महीने आपकी जानकारी में ना खनौरी बॉर्डर पर अभी भी किसान बैठे हैं। खनौरी बॉर्डर पे बैठे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली बॉर्डर की, जहाँ पर सिंघू बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अगर खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं तो वो सारा पंजाब का सिलसिला है, वो हरियाणा का सिलसिला नहीं है। लेकिन उनको आना तो जींद के रास्ते ही है, वो जाना चाहते दिल्ली है, अपना प्रोटेस्ट करना चाहते, फिर उनको क्यों रोक रखा है हरियाणा सरकार? नहीं, हरियाणा सरकार ने ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में मुद्दे बनाए जा रहे हैं और किसानों का मुद्दा पिछले 1 साल से बैठे हैं सर, वो अभी 5-6 महीने हो गए होंगे। मैंने खुद वहां से कवरेज की है, मैंने खुद उनसे बात की है। शुभकरण की बात करें, शुभकरण की डेथ भी वहीं हुई है, उसका भी मामला जांच में है। ये जो खनौरी बॉर्डर की बात हो रही है, ये सारा का सारा मुद्दा पंजाब का था, हरियाणा का तो था ही नहीं। हरियाणा का किसान का कोई एजिटेशन नहीं था। ये पंजाब वालों ने हरियाणा को जबरदस्ती अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए हरियाणा वालों को मिला लिया। हरियाणा का मतलब हल हो चुका है। हरियाणा का जो मुद्दा था, उनका मुद्दा था एमएसपी, और एमएसपी उनका हल हो चुका है। और ये पंजाब के अंदर बीजेपी है नहीं, मतलब उसकी संख्या बहुत कम है, दूसरी पार्टियों के राज हैं और वो बीजेपी वहां ना आ जाए, इसके लिए वो मुद्दे चलाते हैं। अब कोई मुद्दा बचा नहीं है किसान के पास, और किसान को जितना बीजेपी ने दिया है, आप हिसाब लगा के देख लो, कोई कांग्रेस गवर्नमेंट में, इनेलो गवर्नमेंट में किसान को ये नहीं मिला था जो बीजेपी ने दिया है। फसल के जो है ना नुकसान के मुआवजे
और उसका हर छठे महीने पैसा डालना किसान के खाते में, और दूसरा एमएसपी लागू करने का एक ऐतिहासिक फैसला जो हरियाणा से चला। जैसे हरियाणा से पेंशन चली थी ना, उसी तरीके से एमएसपी भी एक मुद्दा बनेगा, हरियाणा से चला है और पूरे देश में लागू होकर रहेगा। और ये नायब सिंह सैनी जी हमारे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने ये हर किसान को साथ में बैठा के, हर यूनियन को साथ में बैठा के इस मुद्दे को निपटा दिया गया। अब किसान कोई विरोध नहीं करेगा और किसान अब बीजेपी के साथ नजर आएगा। इलेक्शन के अंदर देख लेना, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं बचा है और किसान जो चाहते थे वो दे दिया, तब मुद्दा क्या बच गया। मुद्दे तो बहुत है जी। पीपीई की बात करें, लोगों को एक डॉक्यूमेंटों में उलझा के रख दिया, लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो सरकार की खामियां हैं, हरियाणा सरकार की जो खामियां रही, उसका नाराजगी जो है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी झेलनी पड़ेगी? जब कोई भी चीज बदलाव किया जाता है, बदलाव किया गया था, सब फर्द कंप्यूटर से निकलती है। सारा दिन में बैठ के बनवाते थे, जाओ और 1 मिनट में फर्द मिल जाती है। सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिया गया है। सब चीजें जो है ना कंप्यूटर के माध्यम से व्यवस्था जो की गई है वो सुगम बनाने के लिए की गई। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर होने लग रहा है और ये खाली हरियाणा में नहीं हुआ, ये दूसरी स्टेटों में भी होने लग रहा है। क्योंकि अब कंट्रोल करने की व्यवस्था को, अब बैंकों में जाके देखो ना, जहाँ 20 एम्प्लॉय होते थे वहाँ 5 एम्प्लॉय हैं, वहाँ सारा कंप्यूटराइज हो गया। कंप्यूटराइज करने के लिए बीच में जो व्यवस्था चेंज होती है, उसके अंदर जो बदलाव आते हैं उसको सहन करना पड़ता है। और अब सुगम हुआ है सारा सिस्टम, और कंप्यूटर के माध्यम से जितने भी कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, सीधा पैसा खाते में आता है। कहाँ पहले सीधा पैसा आता था खाते में, अब सीधा बैंक के माध्यम से पैसा कंज्यूमर के खाते में आता है। तो ये जो व्यवस्था आई है, इसके अंदर जो बदलाव हुआ है, इसको आहिस्ता आहिस्ता जो अनपढ़ लोग थे, किसान लोग थे, उनको अपनाने में टाइम लग गया है। लेकिन वो गलत चीज कोई भी नहीं थी और आगे चल के देख लेना, किसी भी गवर्नमेंट बदलेगी, इन चीजों को कोई नहीं हटाएगा। हरियाणा में रोजगार का मुद्दा बड़ा गरमा रहा है। हरियाणा में क्राइम का मुद्दा भी बड़ा गरमाया है, गोलियां चलती हैं। खासतौर पर जिन जुलाना की बात करें, वहाँ क्राइम का भी बड़ा कहीं ना कहीं रहता है। और दूसरी बात करें रोजगार की, हुड्डा साहब लगातार भाजपा सरकार पर हावी रहते हैं, हरियाणा में नंबर 1 बना दिया बेरोजगारी के मामले में। हालांकि हरियाणा सरकार अब नॉन स्टॉप हरियाणा का नारा दे रही है, वो कह रही है कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दी हैं। लेकिन नौकरियां दी होंगी, लेकिन उस स्तर पर नौकरियां नहीं दे पाई जितने स्तर पर देनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, एक बात बताइए, जो आदमी एडॉक पर लगे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे, वो कांग्रेस के टाइम में लगे हुए थे, किसी को रेगुलर किया हुड्डा साहब ने? तो कब किया? इलेक्शन के आते ही किया ना, उससे पहले तो सरकार ने फैसला इलेक्शन के आते नहीं किया। नायब सिंह सैनी जी अभी तो 6 महीने तो टोटल मिले हैं उनमें, 3 महीने भी बचे हुए, 3 महीने आए हुए हैं। इन्होंने जो तो फिर उससे पहले भी तो आपके मुख्यमंत्री थे, मनोहरलाल जी थे, वो भी कर सकते थे। मनोहरलाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुद्दा तो नायब सिंह सैनी जी ने उठाया और मुद्दे को निपटाया। जो 25-30 साल पुराने भी लोग लगे हुए थे, जो ये चाहते थे हम रेगुलर हो जाएंगे, और जो इंतजार में थे, जिनको सपने में भी नहीं सोचा था कोई रेगुलर कर देगा, वो नायब सिंह सैनी जी ने रेगुलर कर दिया। अगर रेगुलर कर दिया, उनको रेगुलर करने की प्रक्रिया को चालू कर दिया, तो उसको ये इलेक्शन से जोड़ना सिर्फ एक अपोज करने की नीति है। नहीं तो उन लोगों को पूछ के देखो जो रेगुलराइज होने जा रहे हैं, वो उनसे पूछो कितने मुख्यमंत्री बदले हैं, और उनसे पूछो कि उनके लिए क्या किया है। ये बहुत बड़ा कदम है और जो ऐतिहासिक कदम है जो इन्होंने उठाया है। मौजूदा जो विधायक है अमरजीत ढांडा की बात करें, वो कहते हैं कि किसानों के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए, फरद बना दी गई हैं। जो नहरी पानी के कारण जो कई बार किसानों को नुकसान होता था, पानी के कारण जो नुकसान होता था, क्या वाकई में हो पाया? क्योंकि जेजेपी की बात करें, 4.5 साल से लगातार वो भी बीजेपी के साथ ही मिलकर काम कर रही थी। देखिए, जो फ्लड की सिचुएशन थी, जो जल भराव में कई गांव की जमीन जाती थी, जिसमें किसान खेती नहीं कर पाता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके जल भराव के लिए बहुत बड़ा काम किया गया है। और एमएलए तो जेजेपी जो साथ थी, तो बीजेपी भी साथ थी, तो उसमें जेजेपी का ही श्रेय थोड़ा है, पूरी सरकार का श्रेय है। और वो बिल्कुल जल भराव से वो गांव मुक्त करे गए हैं। वहाँ मोटरें लगाई हैं, नहरें खोदी गई हैं, ड्रेन निकाली गई हैं, और उन गाँव को जल मुक्त किया गया है। इसमें सराहनीय कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें कोई विधायक जो प्रेजेंट में है, उसका नाम तो आएगा ही आएगा, लेकिन काम तो बीजेपी सरकार ने ही किया है। मेरा गाँव ना यहाँ गोविंदपुरा है, जस्ट फाटक के पीछे, और इसके आसपास के जो गांव है ना, जो गिमाना हो गया, बीबीपुर, इगरा हो गया, जब भी जुलाना से कोई विधायक बनता है तो नॉर्मली वो जुलाना की तरफ से ही बनता है, आपकी तरफ की बात करें। लेकिन जब हमारे गांव के विकास की बारी आती है या इस तरफ के विकास की बारी आती है, यहाँ कुछ नहीं होता। लोग आज भी गालियां देते हैं, विधायक सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं, उसके बाद पूरे 5 साल तक इन गाँव में आते तक नहीं है। आपने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब आपके पास ही है। 2 बार ढुल यहाँ एमएलए रहा, कहाँ का है? डांडा जी कहाँ के हैं?
जुलाना से ही है वैसे तो। जुलाना से तो विधायक हैं, जुलाना तो हल्का है। लेकिन आप कहते हो जुलाना की तरफ के बनते हैं। 15 साल से जुलाना की साइड में टिकट नहीं गई है और ना कोई विधायक बना है किसी भी पार्टी का। ये तो सारे जींद के आसपास के लोग हैं जो बने हैं और आपके गांव तो इसी साइड में पड़ते हैं। और इस बात को आप ये को जुलाना की तरफ काम होता है, यहाँ काम नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। काम देखो, ये तो मैं मानता हूँ एक व्यक्ति जो आता है वो किसी पार्टी से संबंध रखता हो, अगर वो काम करता है, अगर उसमें सोच अच्छी है, इंसान अच्छा है, तो वो सबको लेके चलेगा। लेकिन कौन किसको लेके चला, किसका नहीं किया, वो तो उनका व्यक्तिगत फैसला था। मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं आता हूँ तब आपको बताऊंगा एक एक व्यक्ति को साथ लेके चलना और हर गांव को साथ लेके चलना और हर समाज को साथ लेके चलना। और क्योंकि ये पूरे हल्के का एमएलए बनता है, गांव का एमएलए नहीं बनता, इलाके का एमएलए नहीं बनता, ये बात तो बिल्कुल गलत है। और खट्टर साहब ने तो एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। तो हम क्षेत्रवाद की बात नहीं करेंगे, पूरे इलाके के अंदर काम होगा। इस बात के लिए निश्चिंत रहें आप। सरपंचों का मुद्दा बड़ा गर्म आया है। जुलाना की बात करें, जुलाना के सरपंचों ने तो लाठियां खाई हैं, जींद के कोर्ट की ही बात है। सरपंचों की नाराजगी भी अब की बार झेलनी पड़ेगी बीजेपी सरकार को। आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, इसलिए मैं लगातार उन मुद्दों पे आ रहा हूं जो हरियाणा लेवल के चाहे बिल्कुल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में तो दिक्कतें तो हों। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उसका माकूल जवाब दूंगा, जो हुआ वही बताऊंगा मैं आपको। जो सरपंचों का मुद्दा है, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले उसी मुद्दे को निपटाया है। उनकी 2 लाख की पावर को 21 लाख बदल दिया। उनको पावर का ही झगड़ा था और किसी बात का झगड़ा नहीं था। वे हमारे को गांव का विकास करने के लिए पैसे की पावर हमें मिलनी चाहिए और वो पावर सरपंचों को दे दी गई है। और वो मुद्दा जैसे एमएसपी का मुद्दा था, सरपंचों का मुद्दा भी इसी तरीके से खत्म कर दिया गया और सरपंच अब पूरी तरह से खुश हैं और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया। ये पावर तो पहले कांग्रेस के टाइम में भी नहीं थी सरपंचों के पास, जो अब आई है। और इतने बड़े अमाउंट जो उनको खर्चने की खुद पावर दी गई है, ये तो पहले भी किसी सरकार ने दी, जो अब दी, तब मुद्दा कहाँ रह गया। चलो, अब मेरा एक आखिरी सवाल, लाठर साहब जुलाना को कैसा देखना पसंद करते हैं इन फ्यूचर? देखिए, मेरा तो सबसे पहले एक बता दूं मैं आपको, आप परिचित हैं या नहीं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं जब 20 साल का था, जब से समाज से जुड़ा हूं, मैंने कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं करता। मैं कुरुक्षेत्र में गाय बंध रही है तो कुरुक्षेत्र में मैं गौशाला में जाता हूँ। मैं नूह डिस्ट्रिक्ट में गाय बंध रही है तो मैं गौशाला में जाता हूँ। मेरे 3 मुख्य मुद्दे रहे हैं, गौशाला, कन्या अनमैरिड लड़की जिसको बोलते हैं, और चिकित्सा हॉस्पिटल। इन तीनों पर मैंने कम से कम 50 साल हो गए काम करते हुए, और ये तीनों समाज के मुद्दे हैं, शिक्षा, चिकित्सा और गौशाला। ठीक है, इनके ऊपर मैंने काम किया है और इस काम के लिए मेरा एक ही मकसद है, ये तीनों चीजें समाज के लिए अहम जरूरी चीजें हैं और इस पे ही मैंने काम किया। और अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और लोग मुझे विधायक बना के भेजते हैं तो मैं पूरे इलाके के अंदर सबसे पहला जो काम करूंगा, मेरे मुद्दे 3 ही होंगे। एक एजुकेशन होगा, एक हॉस्पिटल होगा और एक गौशाला होंगे। गौशालाएं जो लोगों की फसलें बर्बाद होती हैं, जगहों में हमारी घूम रही हैं, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने काम किया। और मैं आपको बता दूं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हैं, और इन सब स्टेटों की गौशाला में मैं जाता हूं और जाता रहा हूं और उनमें मैंने काम किया। गौ मेरे लिए प्रथम चीज़ है और उसके लिए मैं काम करता रहूँगा। बिल्कुल, ये मेरे साथ समुद्र सिंह लाठर थे। जुलाना विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की इनकी हुंकार है, कह सकते हैं कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी पार्टी से टिकट की दौड़ में है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किसको वहां से कैंडिडेट उतारती है। वहीं अगर जेजेपी की बात करें तो एक बार फिर से उन्होंने अमरजीत डांडा को चुनावी मैदान में वहां से उतार दिया है। जुलाना के मुद्दे आपने सुने, जुलाना के लोगों की समस्याएं आपने सुनी, और खासतौर पर आज आपने ये भी सुना कि समुद्र सिंह लाठर जो कि जुलाना विधानसभा सीट से भाजपा की टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं, उनके क्या मुद्दे होंगे और वो इन फ्यूचर जुलाना को कैसा देखना पसंद करते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, जो लाठर साहब ने कहा उनके विचार कैसे लगे, कमेंट जरूर करिएगा। जिनकी बात के लिए राजू कुमार की रिपोर्ट।